हैं आप लोग? छत्रपाल, प्रियंका, सोनम, नैतिक, छोटी, युवराज, अभिलाषा, रवि, संदीप, मंजू। देखिए हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, अनुपात, और कल मैंने आपको रेशियो के जो बेसिक कंसेप्ट पे बहुत छोटे छोटे सवाल मैंने आपको करवाए थे मेरे दोस्तों। और आज की क्लास में हम उसी पे बेस्ड और आगे के प्रश्न करेंगे, जिसको करके आपको अति आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है भाई? तो क्या आप लोग सवाल करने के लिए तैयार हैं? अरे मेरे प्यारे भाई, क्या आप लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? बोलो। चलिए मेरे दोस्त, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं, उस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। चलिए, जैसे मैंने आपके सामने ये बोला कि भाई 3/5 मैंने एक फ्रैक्शन ले ली, लेट से 3/5। 3/5 एक फ्रैक्शन है, तो अगर मैं इसको भाई 2 से गुणा कर दूंगा, 6/10, अभी भी बराबर ही रहेगा ना? चाहे 3/5 बोलो चाहे 6/10 बोलो, भाई बराबर ही है। अगर मैं इसमें 4 से भी गुणा करूंगा, 4 तिया 12, 4 पंज 20, 12/20, अभी भी ये 3/5 ही है। मैं 5 से भी गुणा करूंगा मेरे दोस्तों, 5 तिया 15 अभी, और 5 पच्चे 25, अभी भी ये 3/5 ही है। अभी ये आपके सामने 4 फ्रैक्शन लिखे, चारों का मतलब 3/5 ही है। कोई भेदभाव नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अब ध्यान से लॉजिकली मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। तो जो एक्शन में न्यूमरेटर में करूंगा अंश में, अगर सेम वही एक्शन डिनोमिनेटर में किया जाए तो इसकी वैल्यू 3/5 ही रहेगी मेरे दोस्तों। भाई अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मेरे प्यारे भाई मैंने 3 + 6 अभी -12 + 15 मैंने ऐसे कर दिया मेरे दोस्तों, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर आपने क्या किया? भाई पहली दोनों फ्रैक्शन को आपने जोड़ा, एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी, और आपने तीसरी वाले को हटा दिया, -20 + 25 है भाई मेरे दोस्तों। जैसा एक्शन आप अंश में कर रहे हो, सेम वही एक्शन आपको हर में करना है, प्लस माइनस में। ये अभी भी मेरे दोस्तों 3/5 ही रहेगा, ये इक्वल ही रहेगा। आप इन चारों को जोड़ देंगे, चारों के न्यूमरेटर जोड़ दो, चारों के डिनोमिनेटर जोड़ दो, तो भी 3/5 ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल देखेंगे तो हर एक में 3/5 ही बैलेंस हो रहा है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + 2 -4 + 5 है भाई। अगर आप नीचे से मेरे दोस्तों देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। 1 + 2 -4 + 5। आप बोलोगे जी सर, तो ऊपर और नीचे सेम एक्शन करने की वजह से सेम चीज बचेगी, ये कैंसल आउट हो जाएगी, ये 3/5 ही है। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। आप लॉजिकली सोचो मेरे दोस्तों, यहां कितना रेशियो मेंटेन है? 3/5। यहां भी कितना रेशियो है? 6/10 में भी 3/5। यहां कितना रेशियो है? तो आपका जवाब होगा सर ये भी 3/5। यहां कितना रेशियो? तो आपका जवाब होगा सर ये भी 3/5। तो इस रिजल्ट की वैल्यू भी 3/5 ही होगी। क्लियर है? ये कोई फर्क नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो जैसे एक्शन आप न्यूमरेटर करोगे वैसे डिनोमिनेटर में इक्वली होगा। अब जैसे दोस्तों मैं आपसे बहुत बेसिक सा सवाल ये पूछ लेता हूं अभी, इसी में पूछ लेता हूं, इसी स्लाइड में अभी। भाई सवाल अगर आपके सामने ये है कि यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 5/11 है, तो आप मुझे बताइए सवाल इस प्रकार से कि A + C - E है अपॉन B + D - F कितना होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों जल्दी से। कौन ये स्टूडेंट सवाल कर पाएगा? 4 ना हो 3 रहेगा तो भी राजा सेम रहेगा, चाहे 3 फ्रैक्शन हो, चाहे 4 फ्रैक्शन हो, चाहे 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए, मैंने आपके सामने सवाल दे दिया अभी, A/B बराबर C/D बराबर E/F 5/11। ये भी 5/11 है, ये भी 5/11 है, ये भी 5/11 है। तो मैंने आपसे इसकी वैल्यू पूछी क्या होगी? जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर 5/11 ही होगा। ये A/B जैसा ऊपर हुआ वैसा नीचे, ये भी 5/11 है, C/D ये भी 5/11 माइनस E/F ये भी 5/11 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस सवाल में आपसे पूछ लिया होता मेरे दोस्तों कि बताओ A² + C² - E² अपॉन B² + D² - F², ये बताओ जी क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर? बताओ। अगर ऐसे पूछ ले कि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 5/11 है, तो ये कितना होगा?
ए स्क्वायर बटे ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। फर्स्ट कंसेप्ट ये भूपेंद्र आज का, जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपका जवाब बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि सर स्क्वायर ही तो हो रहा है, यहां रेशियो कितना है, ये 5/11 का स्क्वायर, ये भी 5/11 का स्क्वायर, ये भी 5/11 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/11 का स्क्वायर, ही आ जाएगा 25/121। कर पाएंगे? कैन सीएनडी नहीं होगा भैया अमन, 5/11 का होल स्क्वायर। सर बीच में माइनस क्यों लगा रहे हैं बेटा, यहां माइनस ई माइनस एफ कर दो, क्या दिक्कत है, ऐसे नहीं लिख सकते, चाहे ई बटे एफ बोलो चाहे माइनस ई बटे माइनस एफ बोलो, तीनों को जोड़ दो, ए प्लस सी माइनस सी अपॉन बी प्लस डी माइनस एफ, 5/11 ही तो रहेगा। ऊपर नीचे अलग अलग हो मंजू तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। अब जरा ये सवाल आप करके बताइए 15 नंबर, ये मैंने बीच में कल छोड़ा था ना, इसलिए छोड़ा था। वर्षा ऊपर नीचे सेम एक्शन होना चाहिए, यस, डिग्री भी सेम होनी चाहिए। कहां डिग्री अलग है, ऊपर नीचे दो दो पावर हैं। हिमांशु कह रहे रेशियो कब तक खत्म होगा, बेटा अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तुम खत्म होने की बात क्यों कर रहे हो, है भी। कोई आपसे कहे कि भाई आपकी तनख्वाह 80,000, आपके घर वाले कहेंगे खत्म कब तक होगी, आपको अच्छा लगेगा? 80,000 तनख्वाह आती है, 15 दिन में ही खत्म हो जाती है, बीच बाद के 15 दिन बड़े मुश्किल से काटने पड़ते हैं। अच्छा लगेगा आपको कोई कहे ऐसे? जो चीज बह रही है, नदी बह रही है, उसको बहने दो, उसको एंजॉय करो, उसको रोको मत, है भाई। पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस बराबर टी बाई यू 5/2 है, यह 5/2 आपको दिया है और आपसे पूछा है क्या, ये आपसे पूछा गया ये क्या है, तो आपका जवाब होगा सर एपी क्यूब माइनस बी आर क्यूब अपॉन प्लस सी टी क्यूब, है भी दोस्त, और अपॉन अपॉन ए क्यू क्यूब माइनस बी एस क्यूब प्लस सी यू क्यूब। ये आपसे पूछा गया सवाल में आपको दिया है पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस बराबर टी बाई यू बराबर 5/2, ये पूछा गया। बहुत ही लॉजिकली समझना है, तो आप यहां पे देखेंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली समझिएगा। आप यहां देखो ये रेशियो कितना है मेरे दोस्तों, हर टर्म में रेशियो 5/2 का क्यूब ही, तो ऊपर नीचे बिल्कुल सेम एक्शन है, एपी क्यूब ए क्यू क्यूब, ए आ रहा है माइनस बी आर क्यूब माइनस बी एस क्यूब, ये क्या है, ये भी 5/2 का क्यूब, ये भी 5/2 का क्यूब, ये भी 5/2 का क्यूब, तो आंसर भी तो 5/2 का क्यूब हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? एपी क्यूब और ए क्यू क्यूब क्या है भैया, ए से ए तो कट जाएगा, पी बाई क्यूब 5/2 का क्यूब, ये भी 5/2 का क्यूब, ये भी 5/2 का क्यूब। सर इसमें तो ए है ही नहीं, बिल्कुल सही, इसमें ए नहीं है मेरे दोस्तों। अब जरा लॉजिकली समझिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहा है पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस बराबर टी बाई यू 5/2। अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपका ही राज चल रहा है, जो मर्जी आए वो कर लो, 5/2 का क्यूब है भाई। मुझे चाहिए एपी क्यूब ए क्यू क्यूब, अगर मैं यहां ऊपर नीचे ए से गुणा कर दूं कोई दिक्कत है क्या, माइनस बी आर क्यूब माइनस बी एस क्यूब, माइनस बी से कर दूं मेरे दोस्तों कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, यहां सी से कर दूं कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, अगर दिस प्लस दिस 5/2 का क्यूब है, दिस बराबर दिस 5/2 का क्यूब है, ये तीनों बराबर बराबर है 5/2 का क्यूब, तो इन तीनों का सम भी 5/2 का क्यूब रहेगा कि नहीं, एपी क्यूब माइनस बी आर क्यूब प्लस सी टी क्यूब अपॉन ए क्यू क्यूब माइनस बी एस क्यूब प्लस सी यू क्यूब, वो भी 5/2 का क्यूब ही रहेगा। 5/2 मतलब 2.5, और 2.5 का क्यूब 15.625। क्लियर? तो मेंटल करने वाला सवाल है, इसमें पेन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ये कंसेप्ट बेसिक सवाल था, सबसे बेसिक। अब दोस्तों ध्यान सुनेगा, अब एसएससी में इस पे लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, ये बताइए जरा, 25 नंबर,
सीडीएस ने। करके बताइए जी इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस ए बराबर c बटे ए प्लस बी है तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 और -1, हाफ और 1, हाफ और -1, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 ओनली। कौन सा करेक्ट है, लॉजिकली सोच समझ के बताइएगा। सवाल में ये साफ साफ दिया है, यदि a बटे बी प्लस सी, a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस ए बराबर c बटे ए प्लस बी, भाई ये तीनों बराबर है, ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं। तो आपसे पूछा है कि बताओ इन तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर है। अगर ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं तो यही तो पूछा गया है कि इन तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए किसके बराबर है। लॉजिकली करो करो भाई। अगर ये तीनों बराबर हैं तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तभी भी बराबर रहेगा। मेरे प्यारे भाई यहां पे जो न्यूमरेटर जोड़ोगे a प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर जोड़ोगे जब डिनोमिनेटर b प्लस सी प्लस ए प्लस बी जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा 1/2। सब बच्चों ने आंसर लगा दिया, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 ओनली। ये सवाल का आंसर नहीं है। देखिए लॉजिकली समझिए भाई, मैं बात जानता हूं कि अगर ये बराबर ये है तो इन तीनों का सम करेंगे वो भी इनके बराबर ही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान सुनेगा, ये बहुत लॉजिकली सोचना है। एबीसी क्या है, वेरिएबल है। व्हाट आर एबीसी, एबीसी आर वेरिएबल, इनका मान कुछ भी हो सकता है। यहां पे दो केस बनते हैं मेरे दोस्तों, दो केस। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान मेरे दोस्त, अगर a प्लस सी का मान जीरो के नॉट इक्वल टू जीरो है, भाई a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी तभी कैंसल आउट हो पाएगा जब a प्लस बी प्लस सी का मान नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा आधा। लेकिन अगर डाटा इस प्रकार से सेट किया गया है, अगर डाटा इस प्रकार से सेट किया गया है कि एबीसी का सम जीरो हो रहा है, अगर सवाल में डाटा इस प्रकार से सेट किया गया है कि एबीसी का सम जीरो हो रहा है, ध्यान समझिएगा, एबीसी का सम जीरो हो रहा है, डाटा ऐसा सेट कर दिया, तो क्या आप a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी काट पाओगे। गणित में 0/0 नाम की कोई चीज नहीं होती। गणित में 0/0 जो है वो अनडिफाइन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी अगर a प्लस बी प्लस सी अदर देन 0 रहा, सपोज 5/5, तो ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो सवाल का आंसर आएगा आधा। लेकिन अगर वेरिएबल की वैल्यू इस प्रकार से है कि ए बी a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हम इस प्रकार से 0/0 कैंसल आउट नहीं कर सकते, अनडिफाइन है। उस केस में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आप बताओ b प्लस सी का मान कितना है। यहां से b प्लस सी की वैल्यू -a, आप यहां पे रखोगे b प्लस सी की जगह -a, तो a अपॉन -a, ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, -1। भाई यहां से c प्लस a की वैल्यू कितनी है, c प्लस a की वैल्यू है -b, यहां c प्लस a की जगह -b रखोगे तो b बटे -b -1। भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी, a प्लस बी की वैल्यू -c, c अपॉन -c -1। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो ईच फ्रैक्शन की वैल्यू, प्रत्येक भिन्न का मान -1 होगा, -1 -1 यानी कि मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों सी ऑप्शन। या तो ईच फ्रैक्शन 1/2 के बराबर है या -1 के बराबर है। आपको हर एक केस कंसीडर करना है, कोई भी केस इसमें छोड़ना नहीं है। सी बी ऑप्शन नहीं, सवाल का आंसर सी ऑप्शन है, -1 के बराबर आएगा। अरे भाई आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? नहीं बेटा,
रेशियो प्रोपोर्शन ही है टॉपिक शोभित। बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए जिसको ना समझ में आए वो इस सवाल को 2-3 बार रिपीट करके देखेगा, सभी को समझ में आ जाएगा। जब आप 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे ना, क्लियर हो जाएंगी चीजें। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये बताइएगा सवाल नंबर 26। अच्छा, इससे पहले क्या करेंगे अपन लोग, कंपेंडो डिविडेंडो। ध्यान से समझिएगा। चार पांच बार रिपीट करके देखो, सब समझ में आएगा और थोड़ा अपनी बुद्धि से आगे जाके सोचो। चलिए अगला कंसेप्ट, कंपेंडो डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात समानुपात नियम। क्या है बोला मैंने, कंपेंडो डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात समानुपात नियम। अभी शॉर्ट में लिखो आप इसको, CND रूल। अभी CND रूल है भाई, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। बचपन में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, पढ़ा है ना ये। हाँ, अगर a+b+c इज नॉट इक्वल टू 0 तो आंसर 1/2 ही होगा। हाँ अफजल, बिल्कुल सही भाई। अगर दो फ्रैक्शन इक्वल है आपके सामने, यदि a/b बराबर c/d है, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, यदि a/b बराबर c/d है, मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेगा। अगर दो फ्रैक्शन a/b और c/d बराबर है मेरे दोस्तों, तो लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा कि जो एक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड में करो, एक्शन रेशियो में प्लस माइनस में ही करना है, स्क्वायर में नहीं, जो एक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही राइट हैंड साइड में करोगे मेरे दोस्तों, तो बराबर ही होगा। ये हर टॉपिक में यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये होता है, अलजेब्रा में भी लगता है ये। अभी अगर आप इधर अंश प्लस हर करते हैं a+b अपॉन अंश माइनस हर a-b मेरे दोस्तों, तो आपको राइट हैंड साइड में भी यही करना होगा मेरे प्यारे भाई। c+d अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर अपॉन c-d, इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों कंपेंडो डिविडेंडो रूल। यदि a/b बराबर c/d है तो a+b अपॉन a-b बराबर c+d अपॉन c-d। इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है अभी। यदि a+b, दोनों तरफ ही तीर घुमा रहा हूं, यदि a+b अपॉन a-b c+d अपॉन c-d के बराबर है तो a/b c/d के बराबर होगा। अगर आपको यह दे रखा है a+b अपॉन a-b बराबर c+d अपॉन c-d, तो इसका मतलब a से b का रेशियो c से d के रेशियो के बराबर होगा। अब ये आया कहां से मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करेगा। ये कोई फारसी की आंख नहीं है। a/b बराबर आपको ये आपको दिया है, a/b बराबर c/d आपको गिवन है, a/b बराबर c/d आपको गिवन है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं मेरे प्यारे बच्चे इसमें दोनों तरफ एक जोड़ दूं कोई परेशानी है क्या? नहीं। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा a+b अपॉन b बराबर c+d अपॉन d। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं। सेम इसी प्रकार से अगर मैं दोनों तरफ एक घटा दूं कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं दोनों तरफ से 1 माइनस कर दूं, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, दोनों तरफ से 1 घटाओगे तो एलसीएम लेके a-b अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा c-d अपॉन d। दोनों तरफ से 1 घटा दीजिए, a-b अपॉन b बराबर c-d अपॉन d, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे बच्चे, बस दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d क्या बच गया? यही बात नहीं बच गई, a+b अपॉन a-b बराबर c+d अपॉन c-d। यही कंपेंडो डिविडेंडो रूल है। सुमन कह रहे नहीं पढ़े हैं। सुमन तो तुमने क्या पढ़ा है, कैसे आप स्कूल पास कर गए? नकल करी है ना? चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, यदि दो फ्रैक्शन बराबर हैं a/b बराबर c/d, तो a+b अपॉन a-b बराबर c+d अपॉन c-d होगा। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जो एक्शन लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वैसा ही एक्शन आपको राइट हैंड साइड में करना है।
ठीक है ना, प्लस माइनस में। अब कोई बच्चा, भाई ये भी कंपेंडो डिविडेंड रूल है, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं भैया मैं तो ये करूंगा सर a माइनस बी अपॉन बी, अभी मैं नहीं छेड़ रहा इसको, तो आप राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही कर सकते हो मेरे दोस्तों। यहां पे आपने a माइनस बी करा ऊपर, तो यहां भी आपको c माइनस डी करना होगा। क्लियर है मेरे दोस्तों, नीचे आपको d नहीं छेड़ना तो बटी डी। ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी कंपेंडो डिविडेंडो ही है, कोई नई बात नहीं है। क्लियर है ऐसे भी। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो ये आपका कंपेंडो डिविडेंडो रूल था, ठीक है ना। हाँ, दोनों साइड सेम एक्शन होना चाहिए वर्षक। कितनी देर से तो मैं यही कह रहा हूं, अब बताओ। अब मेरे प्यारे भाई, इसका एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक एप्लीकेशन है। अगर सवाल में मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट ही है, ये सवाल नहीं है। यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर a बटे बी है, a बटे बी, a बटे बी, ध्यान सुनिएगा, a बटे बी, तो आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई a बटे बी है, तो आप मुझे बताइए x से y का रेशियो कितना होगा, x से y का रेशियो कितना होगा, जवाब दीजिए। यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर a बटे v है, तो आपसे पूछा x बटे वाई कितना होगा। देखिए मेरे दोस्तों, यहां आप ऐसे समझो कि ये एक फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, ये एक फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, ऐसे समझिए, ये एक फ्रैक्शन है ये। आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो अंश प्लस हर एक्स प्लस वाई में एक्स माइनस वाई जोड़ेंगे, ऐसे समझो ये ए है ये बी, ऐसे समझो, इन दोनों को जोड़ो, अंश प्लस हर एक्स प्लस वाई में एक्स माइनस वाई जोड़ेंगे 2x बटे एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस वाई घटाएंगे 2y। भाई लिखने की तो जरूरत नहीं है, एक्स प्लस वाई में एक्स माइनस वाई जोड़ेंगे 2x, एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस वाई घटाएंगे 2y। राइट हैंड साइड में अभी अंश में हर जोड़ेंगे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहां 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x बटे वाई कितना आ जाएगा यहां से, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो x प्लस वाई कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो देख रहे हैं बिल्कुल इंटरचेंज हो गया है। कभी भी ऐसा सवाल देखिए एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, तो एक्स से वाई का रेशियो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा। काफी जगह यूज होता है, जैसे आपके सामने इस तरीके से सवाल आ जाता है, यदि 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b बराबर 19/11, ये आ गया मेरे दोस्त यहां से। तो आपसे पूछ लिया a बटे बी क्या होगा, ये सवाल आ गया। 3 सेकंड का समय आपके पास सॉल्व करने के लिए। यदि 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b बराबर 19/11 है, तो a बाई बी। एक तो तरीका वही है कि यहां पे कैंची गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा डायरेक्ट आप कहेंगे, ये वही तो दिख रहा है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर a बटे बी। तो x से y का रेशियो डायरेक्ट 5a से 3b का रेशियो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 19 प्लस 11, 19 प्लस 11 30 अपॉन 19 माइनस 11 8। तो 5×30 चला जाएगा, तो a बटे बी आ जाएगा मेरे दोस्तों 18/8। 18/8 का मतलब 2 से जाएगा 9/4, तो 9/4 इसका आंसर है। कोई कुछ बोल रहा है, एक भी बालक का जो ठीक आंसर आया हो। 5/3 भी एक्स प्लस वाई अपॉन ये 19 प्लस 11 30 अपॉन 19 माइनस 11 8। 5 से 30 6 बार जाएगा, तो a बटे बी आएगा 18/8। 2 से जाएगा 9/4। क्या क्या बोल रहे हैं आप, कोई 15/4, कोई कुछ कोई कुछ।
बोलो, डायरेक्ट 5 से 3b का रेशियो निकालेंगे, x से y का रेशियो डायरेक्ट। चलिए, कर पाएंगे? ठीक। नो, अब इस पे बेसिक बहुत फेमस सवाल आता है, मतलब जो सैकड़ों बार एग्जाम में आ चुका है, वो बात आपको समझनी है मेरे दोस्तों। यदि, ध्यान समझिएगा, x बराबर, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, ध्यान समझिएगा, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b बराबर क्या? ये सवाल आएगा आपके सामने। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, 19 प्लस 11 अपॉन 19 माइनस 11 कृष्णकांत, x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, तो इसकी जो वैल्यू होती है मेरे दोस्तों वो डायरेक्ट 2 होती है, 2। ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हमेशा 2 आता है। प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम 15-20 सवाल मिल जाएंगे दोस्तों इस पे, डायरेक्ट इस रिजल्ट पे। ध्यान रखिएगा, x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी बराबर अगर है तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b प्लस अपॉन x माइनस 2b, हमेशा 2 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, पर कैसे होगी? ये अलजेब्रा में भी बनता है, बचपन का रटा हुआ है। वेरी गुड, हाउ बताएंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। एक तो तरीका ये होगा इसका सॉल्व करने का कि आपको x दे रखा है, x का मान यहां रख दो। दूसरा तरीका है कि थोड़ी बुद्धि लगाओ, आप ये देख पा रहे हो कि कंपेंडो डिविडेंडो फॉर्म, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a। अब सवाल में जो आपको दे रखा है x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, तो 4ab को आप ऐसे लिख सकते हो 2a इंटू 2b, 2a गुणा 2b अपॉन a प्लस बी, आप लिख सकते हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये हम लिख सकते हैं, इसमें हमें 1 रुपए की परेशानी नहीं है। क्या कोई परेशानी है? नहीं। सिंपी वही तो बता रहा हूं बेटा, थोड़ा पेशेंस रखा करो, पहले मुझे पूरा समझाने दो उसके बाद बोलना। अगर मेरे दोस्तों मुझे ये चाहिए x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, अगर मैं 2a को उधर ले आऊं, x अपॉन 2a, अगर मैं 2a को उधर ले आऊं मेरे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 2b अपॉन a प्लस बी, 2b अपॉन a प्लस बी। एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली है, ये वाली, यही फॉर्म बनना चाहिए। अगर नीचे a प्लस बी है तो ऊपर दुगना होना चाहिए 2b। अभी आप समझ जाओगे, बात समझ में आ रही है? नीचे a प्लस बी है तो या तो ऊपर 2a आना चाहिए या 2b आना चाहिए। अगर आप यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a कितना आएगा? अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर कितना आएगा भाई? अगर आप यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a कितना आएगा? अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। भाई 2b में a प्लस बी जोड़ोगे, इधर भी करेंगे कंपेंडो डिविडेंडो, 2b में a प्लस बी जोड़ेंगे तो 3b प्लस a, और अंश माइनस हर 2b में से a प्लस बी घटाएंगे, 2b में से a प्लस बी घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? b माइनस a। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू कंपेंडो डिविडेंडो लगा के। अरे गंदे विद्यार्थियों यही आ जाएगा। चलो अब मुझे ये चाहिए, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2b। अगर मैं 2b को उधर ले आऊं तो x बट्टी 2b कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 2a अपॉन a प्लस बी। ये सवाल इस तरीके से करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोसेस आपको समझना जरूरी है, प्रोसेस। ठीक है भाई, ट्रिक तो डायरेक्ट याद रखनी है कृष्णकांत, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस समझना जरूरी है। x बटे 2b आ जाएगा, तो यहां देखे a प्लस बी है ना, तो ऊपर 2, यहां देखो नीचे a प्लस बी है, तो एक बार ऊपर मुझे 2b, b का दुगना मिल रहा है, और a प्लस बी एक बार मुझे a का दुगना मिल रहा है 2a। तो x प्लस 2b अगर 2a अपॉन a प्लस बी के बराबर है तो कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b
एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस टू बी कितना आएगा, अंश प्लस हर, अभी 2a में a प्लस बी जोड़ेंगे 3a प्लस बी अपॉन अंश माइनस हर, 2a में से a प्लस बी घटाएंगे तो a माइनस बी, यही आएगा। ठीक है भाई, क्या इसमें कोई परेशानी? जिसको समझ में ना आए वो अपने माथे पे गधा का टैटू बनवा लो। ठीक है भाई, तो एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस टू बी कितना आएगा भाई, अंश प्लस है 2a अपॉन a प्लस बी अपॉन 2a माइनस a माइनस बी। अब यहां b माइनस a है, यहां a माइनस b है, गलत बात है, दोनों जगह सेम कर लो। अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लोगे, a माइनस बी से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे a माइनस बी से तो क्या आ जाएगा, नीचे a माइनस बी था, माइनस कॉमन ले लोगे तो b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए। आप बोलोगे जी सर, तो अब देखिए नीचे तो b माइनस ए आ गया, ऊपर क्या हो गया, ऊपर 3b में से b घटाओगे माइनस b घटाओगे 2b, a में से 3a घटाओगे माइनस का 2a, तो ऊपर से 2 कॉमन लोगे b माइनस ए, b माइनस से कट गए, यानी कि क्या आ गया 2 आ गया। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए करा, पेपर में तोते की तरह रट के जाना है कि यदि x प्लस फोर ए बी अपॉन ए प्लस बी दे रखा है तो x प्लस टू ए अपॉन एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस टू बी बराबर हमेशा 2 आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? फॉर्म ये बननी चाहिए, देख रहे हो, अगर नीचे a प्लस बी है तो एक बार 2a एक बार 2b है। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है चीज। अब देखो पेपर में जो सवाल आया है ये तो फॉर्मूला पूछा गया है, तो डायरेक्ट कंसेप्ट है। अभी पेपर में इस तरीके से रूप बदल के आता है, यदि x बराबर 4√30 अभी अपॉन √6 प्लस √5 है, √6 प्लस √5, तो सवाल आपसे पूछा गया है तो x प्लस √24 अपॉन x माइनस √24 प्लस x प्लस 2√5 अपॉन x माइनस 2√5 बराबर क्या? ये सवाल आपसे पूछा गया, जवाब दीजिए। एलजेब्रा में भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन वहां आसान होंगे। यदि x बराबर वैल्यू पुटिंग से करेंगे, x बराबर 4√30 अपॉन √6 प्लस √5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है भाई करके बताओ जल्दी से। ये तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, बोलिए। डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है भाई, ध्यान से सोचेंगे, ये सेम वही क्वेश्चन है। √30 की जगह क्या लिख सकते हैं, 30 का मतलब है 6 पंजे 30 है भाई, बोलो है भाई, √6 इंटू √5 दिखाई दे रहा है, 6 पंजे 30, तो x प्लस 2√6, 2√6 को हमने 24 लिख दिया, x प्लस 2√6 अपॉन एक्स माइनस 2√6 प्लस x प्लस 2√5 अपॉन एक्स माइनस 2√5, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। बोलो, सभी को बात समझ में आ गई है? कोई तकलीफ इसमें? चलिए, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है। अब ये देखिए, राजस्थान के पेपर का सवाल है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि x इंटू 1/a प्लस 1/b बराबर 12 तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 की पावर -1 प्लस x माइनस 6b अपॉन x प्लस 6b की होल पावर -1 बराबर क्या? और आपके पास 1.5 सेकंड है सॉल्व करने के लिए, बताइए, तो भी आ जाएगा आंसर। हमेशा 2 ही आएगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है वर्षा, बिल्कुल नहीं, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो इफ लगाते हैं ना, इफ ये डिपेंड करता है, ऐसा मत समझना कि मुंह उठा के हर सवाल का आंसर 2 मार्क कर दोगे। एक
पर्टिकुलर केस के लिए। वो पर्टिकुलर केस कौन सा है? जब ये वैल्यू बने हैं भाई, नीचे अगर a प्लस बी है तो ऊपर 2a 2b बचना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां से तो x बराबर, अभी ये ए बी जब एलसीएम लेंगे 12 ए बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। x बराबर 12 ए बी अपॉन ए प्लस बी। और आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 6। ये इनवर्स है, इनवर्स का मतलब उसका उल्टा करना है, x प्लस 6b अपॉन एक्स माइनस 6b। अगर आप यहां से x बटे 6a करोगे तो 2b अपॉन ए प्लस बी बचेगा। x बटे 6b करोगे तो 2a अपॉन ए प्लस बी बचेगा। और कंपेंडो डिविडेंडो लगा के इसका आंसर 2 ही आने वाला है। ये सेम बेटा, ये चीज तो यही है, ये है तो यही चीज दोस्त। बस यहां बटे में 2a 2b की जगह 6 6 भी आ जाएगा। इसका आंसर 2 ही आएगा। सही है? बोलो। चीज तो वही है, एक्स अपॉन 6a बराबर 2b अपॉन ए प्लस बी और एक्स अपॉन 6 से बराबर 2a अपॉन ए प्लस बी। कंपेरेंडो डिविडेंडो लगा के सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 2 डायरेक्ट। चलिए, अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई भी सवाल आ जाएगा मुंह उठा के तो आप उसका आंसर ये कर दोगे। अब जैसे सवाल इस टाइप से आ गए, यदि x बराबर √15 अपॉन √5 प्लस √3, यदि x बराबर √15 अपॉन √5 प्लस √3, तो सवाल है इसका आंसर क्या होगा? x प्लस √5 अपॉन एक्स माइनस √5 प्लस x प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3। इसकी वैल्यू क्या होगी? कौन सी दुनिया का गणित लगा रहे हो शोभित? जो मैं बोलता हूं वो सुनते ही नहीं हो। शब्दों को सुना करो, बोर्ड पे मत देखा करो। क्या आंसर है इस सवाल का? यदि x बराबर √15 अपॉन √5 प्लस √3 है तो x प्लस √5 अपॉन एक्स माइनस √5 प्लस x प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3 कितना होगा? ये एल्जेब्रा में भी है, रेशियो में भी है। करो। ये समझ में आ गया कैसे हुआ है 2? इसके दो होने का कारण आपका रटना नहीं है, इसके दो होने का कारण स्पेशल कंडीशन बन रही है। मतलब एक्स बराबर √15 अपॉन √5 प्लस √3 है तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर 2 या 1 नहीं है। कैसे बालक को सॉल्व करना होगा, ये 1-1.5 सेकंड वाला सवाल नहीं, इसमें टाइम लगेगा 1 मिनट सॉल्व करने में भाई। इसलिए मैंने ये बताया था आपको, प्रोसेस समझाने इसलिए जरूरी होता है। 15 का मतलब होता है 5 दिया 15। यार एक चीज बता दी और उसी की उसको हर जगह लगा रहे हो, तोते की तरह रट रहे हो। रट्टू तोते मत बनो। आंसर ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है जो पेपर में काफी ज्यादा पूछा गया, इसलिए मैंने रटवा दिया है भी दोस्त। ये 2 तभी आएगा जब x बराबर 4ab अपॉन ए प्लस बी दिया हो, जब ये फॉर्म बने। जब इस फॉर्म पे कंपेंडो डिविडेंडो लगेगा तभी आंसर 2 आएगा। इसके अलावा कुछ और होगा तो आंसर कुछ और आएगा। सड़ी बुद्धि। सवाल ये दिया है x बराबर √5 इंटू √3 अपॉन √5 प्लस √3, आपसे ये पूछा है। या तो x का मान उठा के यहां रख के कैलकुलेट करो, उसमें बहुत टाइम जाएगा, या फिर कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ। अगर मैं √5 को धर ले आऊंगा, √5 को, तो x बटे √5 बराबर हो जाएगा √3 अपॉन √5 प्लस √3, √3 अपॉन √5 प्लस √3। यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, x प्लस √5 बटे एक्स माइनस √5 क्या आ जाएगा? यहां अंश प्लस हर करूंगा
अभी तो 2√3 प्लस √5 अपॉन अंश माइनस हर। √3 में से √5 प्लस √3 घटाएंगे तो माइनस √5, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई है। अब मुझे ये निकालना है x प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3। अगर √3 को धर लाओगे x बटे √3 कितना आएगा, x बटे √3 आएगा √5 अपॉन √5 प्लस √3। यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, x प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3 कितना आ जाएगा। अभी कंपेंडो डिविडेंडो लगाएगा कितना, अभी 2√5 अंश प्लस हर करोगे ना, 2√5 प्लस √3। बोलो अब इसमें से घटाओगे अंश माइनस हर, √5 में से √5 प्लस √3 घटाओगे तो माइनस √3, माइनस √3 ये आ जाएगा। बोलो बात सही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम टकाटक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना, समझ में ना आ रहा तो तैसे घुस जाओ अपनी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है भाई। चावल खाना बंद करो, पहले रोटी खाया करो, चावल से दिमाग नहीं आता। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। 9वीं क्लास का सिलेबस चल रहा है। -√5 -√3 क्या है ये, -√15। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम -√15। यहां √3 की गुणा होगी गधो, इस ये -√15 एलसीएम आ गया, √3 की यहां गुणा होगी कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस √15। √5 की इसमें गुणा होगी तो 5 दूनी 10 है भाई। √5 की √3 में गुणा कर लो √15। मोहल्ले में कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास का ट्यूशन चलता होगा ना, वो ट्यूशन लगा लो, दूसरी क्लास का जोड़ना घटाना सिखा देगा। कितना आ गया, ये आ गया जी 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 2√15, 16 प्लस 2√15 माइनस अपॉन √15। ये इस सवाल का आंसर है। -16 प्लस 2√15 अपॉन √15। आ गया 2। हाँ -√15 ही तो कराए वो, 5 थी या 15। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या तो कहां 2 की उंगली करनी है, कहां सॉल्व करना है, ये केवल बोर्ड पे मत देखा करो। जो मैं शब्द बोलता हूं कि अगर ये कंडीशन होगी तो ही आप तोते की तरह 2 लगाओगे, अगर वो कंडीशन नहीं है तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपके सामने ये सवाल आता है लल्लू पल्लू सा ये वाला, तो भाई इस सवाल को सॉल्व करने में 2 सेकंड लगेंगे, और ये सवाल आ जाता है तो इस सवाल को सॉल्व करने में 1 मिनट लग जाएगा और पेपर बैलेंस हो गया। ऐसी तो होगा भाई, किसी आदमी की पॉकेट में 1000 रुपए, किसी आदमी की पॉकेट में 1 करोड़ रुपए है। ये हर आदमी एक जैसा थोड़ना, ऐसे ही सवालों के साथ है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको कंपेंडो डिविडेंडो का एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब सवाल करो इस पे भी। 26 नंबर बताओ। ऊपर क्यों माइनस होगा गुनगुन, अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर कर रहे हैं हम लोग। आप ना मेरे शब्दों को सुनते ही नहीं है जो मैं बोलता हूं, आप केवल जो है कान बंद करके बोर्ड पे देखते रहते हैं। मैंने क्या बोला कि आंसर 2 दब आएगा जब इस पे कंपेंडो डिविडेंडो लगो। ये क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इस पे कंपेंडो डिविडेंडो लगना चाहिए। भाई मैंने कितनी बार बोल दिया, 10वीं बार बोल रहा हूं, फिर भी बालक बोल रहा है कि सर 4ab अपॉन a प्लस बी, ये ऐसे तैसे में घुस जाए कोई मतलब नहीं है। कंपेंडो डिविडेंडो लगना चाहिए इस पे।
अगर नीचे ए प्लस बी है तो ऊपर 2a और 2b पे कंपेंडो डिविडेंडो लगेगा, तो आपका आंसर 2 आएगा। जैसे कि इस सवाल में था, यहां पे यहां 12 ए बी अपॉन ए प्लस बी था, तो यहां 12 में से अगर 6 इधर निकालूंगा 6a, तो 2b अपॉन ए प्लस बी बचेगा, 2b अपॉन ए प्लस बी फॉर्म है। यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो 2 आंसर आएगा। आप मेरे शब्दों को क्यों नहीं सुनते हो? पता नहीं क्या है यार, आप लोगों बिल्कुल कंसंट्रेशन जीरो है, आप लोगों का जीरो, एकदम खत्म विद्यार्थी हो तुम, सड़ी बुद्धि के मालिक। बताओ 26 नंबर सवाल। यदि 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d बराबर 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7d अगर ऐसा है तो क्या होगा? ये कई बार पेपर, ये साल के प्री के पेपर में भी आया है, तो ये हो जाएगा a बटे बी बराबर c बटे डी। कोई तकलीफ है भी? अगर आप 4a बी वाला मेटेरियल एक तरफ कर लो, सी डी वाला एक तरफ, 4a प्लस 7b अपॉन 4a माइनस 7b बराबर, देखो देखो दोस्तों, 4c प्लस 7d अपॉन 4c माइनस 7d। आपको दिखाई दे रहा है? तो कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो यही आ जाएगा। पर यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाने की जरूरत नहीं, मैं पहले बता चुका हूं कि अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे a बटे बी बराबर सी बटे डी। a बटे बी यानी कि 4a बटे 7b बराबर 4c अपॉन 7d। इसे क्या निकलेगा? अभी जो 4a से 7b का रेशियो होगा वही 4c से 7d का रेशियो होगा, बट दिस a बाई बी बराबर c बाई डी। ठीक है भाई? ठीक है, चलो आगे चले। अगला सवाल, सवाल नंबर 27। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? मुकेश कह रहे तुक्का कैसे लगाए? मुकेश, जैसे जिंदगी तुम्हारे साथ लगाने वाली है भाई, आपको बेरोजगार बना के ऐसे सवाल पूछने पर वैसे ही आपको तुक्का लगाना है। तुक्का ऐसे लगाएं कि आंसर ना लगे। ठीक है? ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी चाहिए जो पूछते तुक्का कैसे लगाए, तुक्के से। आ, बोलो। तुक्के से तो बेटा कंचे से कंचा नहीं पिटता, नौकरी कैसे लगेगी? यदि b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx अपॉन b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर a है, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए, लॉजिकली आपको समझने की कोशिश करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, एलजेब्रा में भी मैं ये प्रश्न कराऊंगा, वहां वैल्यू पुटिंग से। आज मैं आपको कंपेंडो डिविडेंडो का बेसिक एप्लीकेशन क्लियर कर रहा हूं, आपके सामने आया, दिखाई दे रहा है? मैंने आपसे कितनी बार बोला, यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई अगर a बटे बी है, इसको अपनी सड़ी बुद्धि में बिठाइए, जो आपकी कचरा बुद्धि है ना उसमें बिठाइए। इतना गरियाता हूं यार मैं तुम लोग को, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बार में समझ लो चीजों को। यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, तो x से y का रेशियो कितना होगा? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये x और y कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, ऐसी तैसी भी। ठीक है? चलो अब यहां देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर a बटे बी। तो x से y का रेशियो कितना होगा? डायरेक्ट बताओ भाई। b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx। बोलो। तो आपका जवाब होगा सर a प्लस वन अपॉन ए माइनस वन। अरे यही यही नालायको। बोलो। हाँ, आपको x का मान निकालना है, x।
तो दोनों तरफ से स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे तो भाई ये स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर से स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और ये जो है आपका अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा ना। आपको एक्स का मान निकालना है। अब बताओ एक्स कहां है? ऊपर तो कोई एक्स नहीं है, ऊपर तो कोई एक्स नहीं है, एक्स है नीचे मेरे दोस्तों। तो आप यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, ऊपर कोई एक्स नहीं है। आपको ऊपर, हालांकि मैं सवाल का आंसर समझ गया, देखते कि आंसर ही आएगा वो, कि आगे का प्रोसेस मेरे दिमाग में। ऊपर को आपको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर छेड़ा तो मैं जो है आपको बहुत पीटूंगा। ऊपर छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत है क्या, ना एक्स दिख रहा है ना एक्स वाली दिख रही है, तो ऊपर एज इट इज। नीचे लगाएंगे मेरे दोस्तों अंश माइनस हर, इसमें से इसको घटा देते तो यहां भी इसमें से आपको ये घटाना होगा मेरे प्यारे भाई। जैसे एक्सल लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में। अभी बी स्क्वायर में से घटाओगे बी स्क्वायर माइनस 2bx को, भाई इसमें से बी स्क्वायर माइनस 2bx को घटाएंगे तो नीचे 2bx आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, और यहां a+1 के स्क्वायर में से a-1 का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4a आएगा। घटाना जानते हो ना, a+1 के होल स्क्वायर में से a-1 का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4a। क्लियर? सर जी कितने साल की उम्र में आदमी ऑफिशियल बेरोजगार का टैग मिलता है? मंसू ये समझ लो कि आपका तो बेरोजगारी के स्क्वायर का टैग चल रहा। ये करिए मेरे दोस्तों बराबर। क्या इसमें कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं। आ गया जैसा लेफ्ट हैंड साइड में के घटाया है मेरे दोस्तों, ये अंश माइनस हर नीचे भी। कि मुझे तो एक्स मुझे एक्स साफ साफ दिखाई देता है, एकदम कौड़ी की औकात है उसकी, तो जहां एक्स दिखता है मैं वही सोल्व करूंगा। ठीक है जी। आप बोलोगे सर एक ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 2 बार चला जाएगा, तो एक्स कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? एक्स बराबर 2a इधर 2ab है भाई, और ये a+1 का होल स्क्वायर बटे में। तो सवाल तो 2 ही लाइन का, तीसरी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अरे बेटे आया। अच्छा ऐसा कौन सा विद्यार्थी दिल पे हाथ रख के सच सच बताना जिसको ना समझ आया हो? ड्रॉर में रोहित कह रहे आंसू टपक पड़े बेरोजगारी के उस एहसास पर गालिब जब माँ ने बोला बेटा खाली बैठा है तो लहसुन ही छील दे। वाह। चलिए आगे की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर 28 मेरे दोस्त, जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। करो, बहुत प्यारा सवाल है। यदि दो संख्याओं के सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो 13:3:160 है
तो आपसे पूछे उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने, कौन करेगा? यदि दो संख्याओं के सम है भाई, दो संख्याओं के सम, भाई दो संख्या जैसे ए और बी है, दो संख्याओं के सम ए प्लस बी, उनके डिफरेंस ए माइनस बी, और उनके प्रोडक्ट का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो 100, ये जो है 13:3:160 है। तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करिए। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, इस सवाल को छोड़ दो अभी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि A/B जो है एग्जाम्पल के लिए है 5:3, एग्जाम्पल के लिए, तो मेरे प्यारे भाई यहां से अगर आप रेशियो हटाओगे तो एक वेरिएबल आएगा। अभी ए बराबर हो जाएगा 5x, बी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 3x। ये जो x है ये मल्टीप्लायर है, ये जो x है रेशियो का मल्टीप्लायर है, ये जो x है रेशियो का मल्टीप्लायर है, कुछ भी हो सकता है। जब आप जोड़ोगे मेरे प्यारे भाई, जोड़ोगे तो मेरे दोस्त 8x, तो भी मल्टीप्लायर x ही रहेगा। जब आप घटाओगे 2x तो भी मल्टीप्लायर x ही रहेगा। लेकिन जब आप डिवाइड तो है ही रेशियो में, रेशियो का मतलब डिवाइड ही तो है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लायर का भी स्क्वायर हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि 5x गुणा 3x 15x का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, दो संख्याओं के सम, उनके डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो ये, तो संख्याओं के वर्गों का योग। अगर दो संख्याओं, आप पहले दो रेशियो पे काम करो, केवल पहले दो रेशियो से। अगर दो संख्याओं का सम 13 है और डिफरेंस 3 है, तो आप मुझे बताओ उन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिए। अगर दो संख्याओं का सम 13 है, डिफरेंस 3 है, तो संख्याएं क्या होंगी, जवाब दीजिए। आठ और दो संख्या 8 और 5 के रेशियो होंगी, संख्याओं का रेशियो कितना होगा, 8:5। अरे जवाब दीजिए भाई। मेरे दोस्तों लॉजिकली सोचो। नहीं राहुल बेटा, दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ के 13 आए, घटा के 3 आए, ऐसी कौन सी संख्या है, संख्याओं का रेशियो कितना होगा, 8:5। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो संख्या 8:5 के रेशियो में, ए प्लस बी 13, ए माइनस बी 3 है, तो ए रेशियो भी 8:5 होगा। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, ये दो संख्याओं के सम, उनके डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो जोड़ के कितना आएगा, 13। 8 + 5 13, घटाओगे 8 - 5 3, तो प्रोडक्ट करके आना चाहिए संख्याओं को 8 और 5 40, प्रोडक्ट करके आना चाहिए 8 पंजे 40, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट दे रखा है 160, यानी कि 4 गुना। तो ये मल्टीप्लायर ही मेरे दोस्तों 4 है, ये मल्टीप्लायर ही 4 है बेटा। यानी कि संख्याएं मेरे दोस्तों कौन कौन सी, एक तो 8 पंजे 40 4 है, और एक 8 चौक 32, और एक 5 चौक 20, 32 और 20। तो जो संख्याएं मेरे दोस्तों वो 32 और 20 हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर, कि जब आप दो संख्याओं के सम, उनके डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट का रेशियो लोगे तो एक्स कट जाएगा मेरे दोस्तों, लेकिन यहां पे एक मल्टीप्लायर बच जाएगा मेरे दोस्तों एक्स, ये मल्टीप्लाई में एक मल्टीप्लायर बच जाएगा एक्स। लॉजिकली समझना है, ठीक है ना? तो अगर दो संख्याओं के सम और डिफरेंस का रेशियो 13 है, तो संख्या 8 5 के रेशियो में होंगी, तो मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई होना चाहिए 40, लेकिन 160 दे रखा 4 गुना, तो यानी कि मल्टीप्लायर 4 है। संख्याएं कौन सी है, 32 और 20। आपसे उनके स्क्वायर का सम पूछा है, तो 1424 आ जाएगा, यूनिट हीट 4 होगा ना, 32 का स्क्वायर 1024 और 20 का स्क्वायर 400, 1424। ये उन संख्याओं के वर्गों का योग होगा, यूनिट डिजिट 4। बहुत ही बेहतरीन सवाल था।
बताइए भाई, बोलो। इंपॉर्टेंट सवाल थे 32। सवाल नंबर 29 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है। यदि जेड अपॉन एक्स माइनस टू वाई, मैं आपके सामने लिख देता हूं, यदि जेड अपॉन एक्स माइनस टू वाई बराबर टू जेड प्लस एक्स अपॉन टू वाई बराबर टू एक्स अपॉन जेड, ये तीनों बराबर हैं, वेरिएबल्स में दे रखा है एक्स वाई जेड। तो आपसे पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड क्या होगा। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर 2 क्यों नहीं। हाँ मुकेश, एक्स बराबर 2 ही होगा। मुस्कान, चलिए इधर देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड पूछा है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपके पास एक्स वाई जेड का रेशियो है। तो आपकी जिंदगी का मकसद पहले यहां पे एक्स वाई जेड का रेशियो पता लगाना है। जवाब दीजिए, यदि जेड अपॉन एक्स माइनस टू वाई बराबर टू जेड प्लस एक्स अपॉन टू वाई बराबर टू एक्स अपॉन जेड, तो आप मुझे ये बताइए कि यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो कितना होगा। करो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इन दोनों दो दो चीजों को लेके ऐसे के कैंची की गुणा करेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लॉजिकली सोचो, ये तीनों फ्रैक्शन ही हैं और तीनों की तीनों आपस में बराबर हैं। सर बट इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो एक्स बराबर 2। कहां एक्स स्क्वायर 4 था, पागल हो क्या। जब रेशियो ले रहे हैं तो एक एक्स कट भी तो रहा है। कि जितना बोर्ड पे दिखता है केवल वो मत देखा करो, अंदर जाके देखा करो। जेड अपॉन एक्स माइनस टू वाई बराबर टू जेड प्लस एक्स अपॉन टू वाई बराबर टू एक्स अपॉन जेड। बताइए क्या करें जल्दी से, एक्स वाई जेड का रेशियो कितना होगा। लेकिन ध्यान से सोचिएगा भाई, ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है। सबसे पहले मैं वो तो करूंगा नहीं कि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, नहीं, इन तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। अगर ये तीनों बराबर है तो इन तीनों का सम भी बराबर हो जाएगा। सबसे बेसिक वही चीज दिमाग में आती है। जब जोड़ोगे तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस एक्स 3x और जेड प्लस 2z 3z, नीचे 2y कट जाएगा x प्लस जेड 3 आ गया। बहुत सही, ये तीनों बराबर है। भाई जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस 2x 3x और z प्लस 2z 3z। आप बोलोगे जी सर 3x प्लस 3z। नीचे देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो माइनस 2y से प्लस 2y कट जाएगा, नीचे हो जाएगा x प्लस जेड। प्यारे बच्चे बात समझ में आ रही है। माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस जेड। तो कितना आ गया 3। कितना आ गया 3। आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि ये तीनों रेशियो आपस में बराबर तो हैं। ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। जब मैंने इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, अभी ऊपर 3z प्लस 3x नीचे x प्लस जेड 3 आ गया। तो मेरे प्यारे भाई यहां से ये तीनों ही रेशियो आपस में बराबर है, किसके, 3 के। अगर 2x बाई जेड 3 के बराबर है तो यहां से x से z का रेशियो कितना आएगा, x बटे जेड कितना आ जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर 3/2। तो x से z का रेशियो तो 3/2 आ गया। अब मुझे y का मान और निकालना है, ठीक है। y का मान, x से z का रेशियो 3/2 है, मुझे y का मान और निकालना है। अब बताओ अगर x 3 है, आप मुझे बताइए अगर x 3 है, ध्यान से, अगर x 3 है और z 2 है तो आप मुझे बताइए कि y कितना होगा। अगर x 3 है और z 2 है तो आप मुझे बताइए y कितना होगा। आप जहां से चाहे आप यहां से भी निकाल सकते हो, आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से तो खैर निकलेगा नहीं y की वैल्यू। भाई ये देखो, ध्यान समझिएगा, ये रेशियो किसके बराबर है, ये रेशियो 3 के बराबर है। x से z का रेशियो मैंने कैलकुलेट किया 3/2। बहुत ज्यादा ओवर लॉजिकल सवाल है। अगर x 3 है z 2 है तो y कितना होगा। x की जगह 3 रखेंगे, z की जगह 2, 2 दूनी 4 प्लस 3 7, 7/2y बराबर 3। आप बोलोगे जी सर तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 7/6। तो y की वैल्यू 7/6 आ गई है भाई। अगर x 3 है y 2 है, x 3 है z 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/6 जब आपने सॉल्व किया। तो भैया मेरे दोस्तों x का मान 3 है, y का मान 7/6 आया है और z का मान है 2। ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। आप बोलोगे जी सर इस पूरे रेशियो को 6 से गुणा करेंगे तो 18 रेशियो
7:12। अगर आपसे सवाल में एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा होता तो 18:7:12 आप इसकी वैल्यू बता देते। ठीक है भाई, आपसे पूछे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे कितना है भाई, 18, 12, 30 और 7 37, और बटे जेड, जेड कितना है 12, तो 37/12 इस क्वेश्चन का आंसर है 37/12, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है। बताओ किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? अरे भैया, पूरे को यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे रेशियो को, 6 18:7:12, ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, देखिए आप इसको 3-4 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आएगा। बहुत ही लॉजिकल सवाल है ये, जो मैंने जितने भी सवाल आपको कराए सब बहुत बढ़िया है। चाहिए क्वेश्चन लो, चाहिए वाला हो, चाहिए वाला हो, इनमें आपको दिमाग से सोचना है। 3 कहां से आया सोनम, हमने तीनों को ऐड कर दिया, ये वाला कंसेप्ट यूज करा बेटा, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला एक्स प्लस। अरे भाई, रेशियो पता है तो कुछ भी कर लोगे ना। ये x3 है, y7/6, z2, तो एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। आपसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेशियो देकर रेशियो ही तो पूछा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 37, और जेड कितना है 12, 37/12। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 30। ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा हाथ पाम मारिए, मेंस का सवाल है, वो प्री का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 31। तो ये थे रेशियो की डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां से सवाल आएंगे लैंग्वेज बेस्ड वाले। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 31। बताइए भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यदि ए और बी का रेशियो 4:7 है, बी और सी का रेशियो 5:6 है, सी और डी का रेशियो 4:3 है, ई और डी का रेशियो 7:13 है, तो आपसे पूछा ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई कितना होगा। तो ये रेशियो को कंबाइंड करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा सवाल पेपर में आता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 मिनट से कम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। लेकिन इतने बड़े बड़े सवाल एग्जामिनर तभी देता है जब वो ऑप्शन से आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ऑप्शन से बनाएंगे। और सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, कैलकुलेशन होती है उसमें। लेकिन भाई सवाल में दे रखा है ए से बी का रेशियो 4:7 है, तो वो ऑप्शन सही होना चाहिए जहां ए बी का रेशियो 4:7 हो। ए बी का रेशियो 4:7, तो ए छोटा होना चाहिए, बी बड़ा, ये गलत है। यहां ए बी का रेशियो 4:7 आ रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। ये ए बी का रेशियो 4:7 आ रहा है क्या? नहीं, यहां भी नहीं, तो काफी नजदीक है, ये आ रहा है। 13×4 = 52, 13×7 = 91। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां ए बी का रेशियो 4:7 हो रहा है, बात समाप्त, खत्म क्वेश्चन, करना ही नहीं आपको आगे। तो ये सवाल पेपर में इसी तरीके से करेंगे। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते जहां ए बी का रेशियो 4:7 आता है, तो हम अगला देख लेते। फिर भाई अगला देख लेते, मुझे सवाल में यह भी तो दिया है कि बी सी का रेशियो 5:6, बी सी का रेशियो 5:6 है। क्या बी सी का रेशियो 5:6 नजदीक है? तो बहुत दूर दूर है, अभी दुगुना रेशियो हो रहा है, तो ये कहीं भी 5:6 नहीं है, तो ये दो ऑप्शन हट जाएंगे, या दोनों जगह सेम मिल रहा है। तो आप फिर और चेक कर लेते कंडीशन, फिर भी मैच होता तो आगे की कंडीशन चेक करते, पर सॉल्व तो कतई नहीं करते। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, बाई ऑप्शन। ठीक है भाई, हाँ छोटू, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 32, जवाब दीजिए इस प्रश्न का क्या आंसर है।
एक क्लास में जेड स्टूडेंट है जिसमें से एक्स बॉयज है, तो आपसे पूछा है कि इस क्लास का कितना पार्ट गर्ल्स हैं। देखिए टोटल तो 1 पार्ट होता है भाई, अगर हम परसेंटेज में बोलते हैं 100%, फ्रैक्शन बोलते हैं टोटल 1 पार्ट। अगर एक क्लास में जेड स्टूडेंट है जिसमें बॉयज एक्स हैं, तो बॉयज का शेयर हुआ एक्स बटे जेड, यानी कि एक्स बटे जेड बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी हुई 1 माइनस एक्स बटे जेड, 1 में से घटा देंगे बॉयज का शेयर, 1 माइनस एक्स बटे जेड गर्ल्स है। अभी भी डी ऑप्शन बता रहे, शर्म नहीं आ रही है, डी कैसे हो जाएगा नितिन? अगर एक क्लास में सपोज 5/7 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी 1 माइनस 5/7, 2/7 गर्ल्स होंगी। इतना सरल सवाल मैंने आपसे पूछा। आप लोगों के दिमाग को आदत हो गई है केवल सरल सवाल करने की, क्योंकि आपने जिंदगी में तो कुछ पढ़ाई करी नहीं। कल जब मैंने बहुत बेसिक बेसिक सवाल करा रहे तो पूरी क्लास बहुत खुश हो रही थी, ही क्या करवा रहे हो सर, बढ़िया कराओ बढ़िया कराओ। आज जब मैंने करवाया तो रोने लगे। भाई ऐसे ही लैंग्वेज वाले सवाल, बहुत आसान सवाल शुरुआत करूंगा लेकिन आखिर में आते आते आपको हिला दूंगा। ठीक है, एक पैटर्न पे जितनी भी वैरायटी बन सकती है मुझे सब करवाना है। ये बताओ अगला सवाल, 3 पॉजिटिव पूर्णांकों के वर्गों का योग 1029 है भाई, और संख्याएं 1:2:4 के रेशियो में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताओ। 3 पॉजिटिव संख्याओं के स्क्वायर का सम 1029 है, संख्याओं का रेशियो 1:2:4 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस है 3, 3 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए मेरे दोस्तों, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 संख्याओं के वर्गों का सम 1029 है। अगर संख्याएं 1:2:4 के रेशियो में, तो वर्गों का योग क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 1 21, 21 हो जाएगा मेरे दोस्तों वर्गों का योग। सवाल में 21 की वैल्यू 1029 दे रखी है। ध्यान से सुनिएगा, ये संख्याओं के स्क्वायर का सम है, तो मल्टीप्लायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अभी 16 4 20 1 21, 21 की वैल्यू ये है तो कितने गुना है, तो 21 चौक 84, कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, 84 के बाद 189 और 21 निम्न 189 49। ये मल्टीप्लायर का स्क्वायर है 49। ये जो 49 आया है ये क्या आया है, ये एक्स की वैल्यू नहीं है, ये मल्टीप्लायर का स्क्वायर है 49, तो मल्टीप्लायर कितना होगा 7। अगर मैं संख्याएं बचपन में कैसे करते थे, x 2x 4x मान के, कि संख्या माना x 2x 4x है, तो संख्याओं के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, 21x स्क्वायर 1029 है, तो x स्क्वायर 49 आएगा। स्क्वायर की वजह से मल्टीप्लायर का स्क्वायर है 49, तो मल्टीप्लायर होगा 7, एक्स की वैल्यू 7 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस है 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सत्ते 21, इसका आंसर है 3 इंटू 7। हाँ आता है देविंदर, तो काफी सरल सवाल है ये बताइए 34 नंबर। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, अब यहां से रेशियो का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होगा, और इससे पेपर में मेरे प्यारे भाई एक सवाल फिक्स है, या तो प्री के पेपर में या मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी का जरूर आता है, और इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों, बहुत ही मन से समझिएगा। सबसे पहला फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको 3 नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इन तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। सबसे पहला सवाल, आपके सामने 3 नंबर दे देगा ए बी सी, और आपसे पूछेगा इन तीनों नंबर्स का चतुर्थ समानुपातिक क्या है। तो पहले हम मतलब समझते हैं कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। अभी भाई अगर जैसा आपके सामने 3 नंबर दे दिए एग्जाम्पल के लिए एबीसी, एबीसी का आपसे पूछ लिया कि फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपातिक क्या है, तो मैंने मान लिया कि इन तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, एक्स। तो भाई मैथमेटिक्स में पहले तो आप ये समझो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। इफ एक्स इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, if x is the fourth proportional
या हिंदी में कहेंगे हम इसे चतुर्थ समानुपातिक। इफ x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ a कॉमा बी एंड सी, देन यदि तीन संख्याएं ए बी सी का चतुर्थ समानुपातिक x है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब एक ऐसी संख्या, मेरे प्यारे भाई, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ। आपको तीन नंबर एबीसी दे रखे हैं, तो एक ऐसी संख्या का पता लगाओ मेरे प्यारे भाई कि जो ए से बी का रेशियो है, सेम वही रेशियो मेरे दोस्तों क्या हो जाए, सी का एक्स के साथ हो जाए। तो इसी एक्स को हमने नाम दे दिया अपनी मर्जी से फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर है? कोई यूज नहीं देविंदर। तो अगर आपके सामने तीन नंबर ए बी सी हैं, उनके फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने का मैथमेटिक्स में मीनिंग ये है कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ कि जो रेशियो ए से बी का है, सेम वही रेशियो सी से एक्स का हो जाए। और मैंने आपको बताया था बीच में साइन है प्रोपोर्शनल का, समानुपात। अगर ये चारों संख्याएं समानुपात में है मेरे दोस्तों, जो पहली दो संख्याओं का प्रोडक्ट आखिर की दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होगा मेरे दोस्तों, यानी कि a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी। क्लियर है? तो x बराबर मेरे दोस्तों यहां से क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन, ये कंसेप्ट बन गया, x बराबर बी सी अपॉन ए। ठीक है भाई? क्या इसमें कोई परेशानी है? तो एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, x बराबर बी सी अपॉन ए। अब मेरे दोस्तों पेपर में सवाल आता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए। हाँ, नहीं देविंदर भाई, दो नंबर आपको दे देगा ए और बी, ए और बी, और आपसे पूछ लेगा बताओ इनका थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपातिक क्या है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं ए और बी के थर्ड प्रोपोर्शनल को एक्स नाम देता हूं, तो क्या मतलब है, इफ एक्स इज द if x is the third proportional of third proportional of if x is the third proportional of a and b, then थर्ड प्रोपोर्शनल को हम हिंदी में कहते हैं तृतीय समानुपातिक, तृतीय समानुपाती। अगर दो संख्याओं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, अगर दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिससे कि ए से एक्स का रेशियो सेम वही हो जाए मेरे दोस्तों। देखिए, हाँ, लॉजिकली समझिएगा क्या मतलब है थर्ड प्रोपोर्शनल का। दो संख्या आपको ए और बी दे रखी है, तो एक ऐसी संख्या का पता लगाओ मेरे प्यारे भाई जिससे कि ए से बी का रेशियो वही हो जाए मेरे दोस्त, जो कि सेम बी से एक्स का है। ऐसी संख्या का पता लगाओ मेरे दोस्तों जिससे कि ए से बी का रेशियो वही हो जाए जो बी से एक्स का है, यानी कि सेम रेशियो में बने। ये मीन प्रोपोर्शनल नहीं है शिवानी, थर्ड प्रोपोर्शनल है, तृतीय समानुपातिक। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ए से बी का रेशियो सेम वही हो जाए जो बी से एक्स का है। इसी एक्स को इंसान ने नाम दे दिया थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर आप यहां से देखेंगे मेरे दोस्तों, तो पहली और आखिरी का जो प्रोडक्ट है ए इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बी गुणा बी, बी स्क्वायर है भाई। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो बी स्क्वायर बटे ए होगी। ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? दो संख्याएं ए और बी का, दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर बी स्क्वायर बटे ए। दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई, पहले ए आ रहा है, पहले कौन सा नंबर लिखा है, बाद में कौन सा, ये भी महत्वपूर्ण है। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। कोई प्रॉब्लम?
एनी दिक्कत? चलिए ना, आगे चलेंगे। अंकित अलग है ना बेटा, वो तो नाम देने की बात है कि हमने इसको क्या नाम दे दिया। एक्स तो फोर्थ टर्म पे बेटा, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप कुछ भी नाम दो। अभी आप बहुत टैलेंटेड हो, अगर आपका नाम किसी ने उल्लू रख दिया तो जिंदगी भर उल्लू ही रहेगा ना। चलो इधर देखो, इफ पेपर में सवाल आता है, आपको दो संख्याएं दे देगा ए और बी, और उनका आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछता है, मीन प्रोपोर्शनल। तो भाई दो संख्याएं ए और बी है, मैंने उसके मीन प्रोपोर्शनल को नाम दे दिया एक्स। इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, देन मीन प्रोपोर्शनल का हिंदी में मतलब होता है माध्य समानुपातिक, माध्य समानुपाती। बताओ, यही है। तो अगर दो संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, तो एक ऐसी संख्या का पता लगाओ मेरे दोस्तों, मीन, जो कि ए से एक्स के रेशियो को सेम बना दे एक्स का रेशियो बी के साथ। तो अभी इसी एक्स को हमने नाम दे दिया है मीन प्रोपोर्शनल। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ मेरे प्यारे भाई, जो ए से एक्स के रेशियो को सेम बना दे जो एक्स से बी का रेशियो हो। क्लियर है? इस डेफिनेशन में एक्स का नाम मीन प्रोपोर्शनल दे दिया। इस डेफिनेशन में हमारे बड़े बूढ़ों ने एक्स का नाम थर्ड प्रोपोर्शनल दे दिया, और इस परिभाषा में एक्स का नाम फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया गया है। ठीक है ना? ज्यादा जानकारी के लिए छठी क्लास की किताब रेफर करें, 6th क्लास में है। ठीक है ना? चलो, कोई तकलीफ इसमें? तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर ऐसा है तो a इंटू बी बराबर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स। यहां से मेरे दोस्तों क्या हो रहा है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए इंटू बी, ए बी। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए बी। तोते की तरह रट्टा मार लेंगे। तो अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका मेन प्रोपोर्शनल जो होगा वो अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है भाई, चलिए अब इस पे बेस्ड अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं। सवाल कहां तक हुआ है? सवाल हुआ है जी 33, अब आगे आपके सामने 34। बताइए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तोते की तरह फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी सवाल बना दोगे। सर थर्ड प्रोपोर्शनल में एक्स थर्ड में क्यों नहीं है, बाकी फोर्थ? अब तुम्हारी रजत ऐसी तैसी, चुप रहो। 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? सवाल ये है, 12 और 18 का ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटे ए। बी स्क्वायर बटे ए, बोलो 18 स्क्वायर बटे 12। 18/12 तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 गुणा 18 यानी कि 27, 27 आ गया। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटे ए, 18 स्क्वायर बटे 12। पहले जो लिखा है वो ए होगा, बाद में जो लिखा है वो बी होगा। ये बताओ जरा। बिल्कुल बेसिक सवाल, ये सब सवाल आए हैं प्री में इस साल। 2.5 और 0.625 का मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 2.5 और 0.625 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2.5 इंटू 0.625। तो मुझे देखिए बात समझ में आ रही कि 25 का 5 आ जाएगा, अभी डेसिमल को छोड़ो, 625 का 25, तो 125 आएगा मेरे प्यारे भाई।
ये तो उत्तर है नहीं बिल्कुल भी। 25 का 5 आ जाएगा, 625 का 25 आएगा, तो 25 पंज 125। अब डेसिमल कहां लगेगा ये देखना है। अगर आप देखो तो यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो टोटल डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो अंडर रूट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो डेसिमल यहां लगेगा। इस सवाल का आंसर है 1.25। ऑप्शन नंबर है बी। कर लोगे? नेक्स्ट बताइएगा 36 नंबर। यदि 10, 16 और x का फोर्थ प्रोपोर्शनल 80 है, तो आपसे पूछे x का मान। यदि 10, 16 और x का फोर्थ प्रोपोर्शनल 80 है, यानी कि 10 रेशियो 16 बराबर x रेशियो 80 है, तो x का मान, तो आपको जानते कि अगर ये फोर्थ चारों नंबर प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे तो 10 गुणा 80 800 हो रहा है, तो ये भी 800 होना चाहिए, यानी कि x आ जाएगा 50। 16 गुणा 50 800, 50। सी नंबर। मतलब ये इस साल की प्री का सवाल है, 1 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, हार्डली 1 सेकंड में। केवल आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ये ना कंसेप्ट, एक्स अगर फोर्थ पोर्शन है एबीसी का है भाई, तो ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू सी होगा मेरे दोस्तों। ये होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां पे 10 इंटू 80 800 बराबर 16 गुणा 50 800, तो एक्स 50 है। ठीक है, चलिए तो आज दोस्तों हम यहीं छोड़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे।